नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ टॉपिक वो है सप्त धातु का। आयुर्वेद में जो 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं उसके बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पीछे जो है ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसमें जानकारी रहे। इस कारण मैं बता रहा हूँ कि पीछे मेरे भाप देने की पेटी है, जिसको हम जो है स्वेदन पेटी करके उसका नाम रखा है। तो इसमें पूरे शरीर की सिकाई हो जाती है। तो मैं थोड़ा आपको इसको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। इस तरह की पेटी रहती है। इसको बाहर से तो प्लाई लगा हुआ है, लेकिन अंदर से जो है वो लकड़ियों का एक जिसको कहते हैं कि वातनाशक लकड़ियों का एक लेयर लगाया गया है। और इसके साइड में जो है ये एक कुकर है, जिसमें स्वेदन हो जाता है। ये इस तरह से कुकर रखा हुआ है, तो इस कुकर से फिर स्वेदन हो जाता है। तो और ये जो है मेरे जो पास में जो है ये टेबल है, मालिश का टेबल है, जो मैं आप दिख रहा है। तो मालिश का टेबल है। तो इस तरह से ये छोटा सा एक सेटअप रहता है किसी भी प्रैक्टिशनर की तरफ पास में। जो भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं उनके पास इस तरह का लगभग सेटअप रहता है कि जिसमें एक स्वेदन की पेटी रहती है, जिसको पूरा शरीर को भाप लगती है। और जो गले के नीचे का पार्ट पूरा उस पेटी में रहता है, और ऊपर उस वहाँ पे स्टूल भी है अंदर रखा हुआ, उसे बैठ के तो जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है वो फिर बाहर रहता है। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर में मालिश करवाते हैं। और जो कुकर है साइड में रखा हुआ है, उससे फिर वो भाप जाती है स्वेदन की पेटी में। तो इस तरह का एक छोटा सेटअप रहता है। तो उसमें हम पूरा पंचकर्म करवाते हैं, जैसे मालिश है, सेक है, बस्ती, इस तरह से। तो चलिए मैं आपको फिर से अपने टॉपिक पे ले आता हूँ। सिर्फ मुझे आपको बताना था कि किस तरह से स्वेदन की पेटी रहती है, यही मुझे आज बताना था आपको। क्योंकि बहुत बार नहीं पता रहता है, या किसी को जिन्होंने किया ही नहीं पंचकर्म तो उनको क्या पता रहेगा। तो उसके आउटर लेयर में, आउटर जो आपने देखा है तो वो प्लाई का उसको लगा हुआ है बाहर के साइड में, और अंदर के साइड में जो है वो जो वातनाशक जो प्लांट्स रहते हैं उसकी लकड़ियाँ लगी हुई है। तो इस तरह से उसको बनाया गया है। जो एक चौकोनी का जिसको कहते हैं 4 कोने वाला, उस तरह से बनाया गया है। तो ये छोटा सेटअप रहता है। हम फिर से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हम सप्त धातु के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला धातु आता है रस धातु, फिर रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, और फिर शुक्र धातु। तो इस तरह से ये धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से। और इसका जो प्रमुख जो कार्य है वो रहता है प्रीणन जीवन लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादच्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमण स्मृतम। तो ये तो इसके मेन वर्क हो गए। जैसे प्रीणन हो गया रस धातु का, प्रीणन जीवन हो गया रक्त धातु का, लेपन हो गया मांस धातु का, स्नेह धारण है, प्रीणन जीवन लेपः स्नेहो धारण पूर्णे। तो ये स्नेह और स्नेहन करना है, मेद का, अस्थि का है धारण करना, शरीर को धारण करना, धारण पूर्ण का जो है वो मज्जा धातु का, और गर्भोत्पादन, तो गर्भ का उत्पादन करना, यह है शुक्र धातु का। तो ये 7 धातु, और 7 धातु के 7 ये प्रमुख कार्य। तो आहार रस के बाद में कभी भी रस धातु बनता है। अगर इसको धात्वाग्नि एक टर्म आती है, 7 धातु के 7 धात्वाग्नि भी है। तो इसको पचन करने के लिए, और फिर आगे का धातु बनाने के लिए, जो पहला धातु है उसको पचन करके उसका फॉर्मेशन करना, और फिर उसका जो सबसे जो जिसको एसेंस कहेंगे उस पार्ट से फिर आगे का धातु बनाने में काम करना। तो इस तरह से इसका एक सीक्वेंस चलते रहता है कभी भी। जैसे कि आहार रस से रस धातु बन गया, फिर रस धातु से फिर रक्त धातु, फिर मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। तो ये 7 धातु ऐसे बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जिनको आहार रस पचन नहीं होता है, जिनका पचन ठीक नहीं रहता है, जैसा कि एक सादा सिंपल उदाहरण लेते हैं हम अम्ल पित्त का या फिर हाइपर एसिडिटी का। इन पेशेंट में हमने देखा है कि इनमें वीकनेस पाई जाती है। ये लोग जो है वीक रहते हैं अम्ल पित्त वाले, क्योंकि
धात्वाग्नि माध्य इसमें रहता है। आहार जठराग्नि माध्य भी रहता है और धात्वाग्नि माध्य रहता है। जठराग्नि के कारण, जठराग्नि मंद होने के कारण में या फिर डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर ना होने के कारण में इनका आहार रस जो है या आहार जो है वो पचन प्रॉपर नहीं होता है। तो आहार अपचन के कारण में फिर इनका आहार रस नहीं बनता है और आहार रस से फिर रक्त धातु नहीं बनता है। तो ये सीक्वेंस पूरा फिर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ये सीक्वेंस। इसी कारण से ये जो धातु है ये अगर बनना है तो आपको जठराग्नि को तीव्र रखना बहुत सही रहता है। जठराग्नि मीन्स डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं, या फिर आपको पचन शक्ति कहते हैं, पाचन क्षमता कहते हैं हम। तो ये आपको सही रखनी है। अगर आपकी ये पचन शक्ति सही रहती है तो आपके धातु जो डिस्टर्ब नहीं होंगे और फिर इस तक के अलग अलग तरह की बीमारी आपको नहीं दिखेगी। जैसा कि एक सिंपल सा मैं बताऊंगा कि ब्लड अगर आप में कम हो, एनीमिया जिसे कहते हैं, तो एनीमिया के लक्षण आपको दिखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग धातु के, जैसे हड्डियों में अगर मज्जा धातु की क्षय है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया दिखेगा इस तरह। या फिर शुक्र का है तो शुक्र में फिर जिसे कहेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया या अजोस्पर्मिया इस तरह से रहेगा। तो ये अलग अलग डिसीज़ ये धातु के क्षय के कारण हो सकते हैं। तो धातु का जिसे कहेंगे कि कम भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। धातु ये साम्य इसमें रहना चाहिए, समान इसमें रहना चाहिए, या फिर अच्छे क्वांटिटी में रहना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होना, कम भी नहीं होना, तभी आपका शरीर एक स्वस्थ शरीर रह पाएगा। एक श्लोक आता है जिसे कहते हैं कि समदोषा समाग्निच समधातु मलके, जैसे इसमें आया समधातु। तो समधातु रहना भी हमें स्वास्थ्य का एक डेफिनेशन है। ये सुश्रुत संहिता का डेफिनेशन है। समधातु का करके इसमें वर्ड आता है। बाद में लिखा है कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। तो समधातु ये वर्ड आता है। तो इस तरह आपको समझना है कि धातु किस तरह से आपके शरीर में काम करते हैं या ये कितने इम्पोर्टेंस इन धातुओं का है। बहुत बार ये हम अवॉइड कर देते कि मेरा हीमोग्लोबिन तो 7 है, 8 है, 9 है, आ जाएगा, बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 8-9 भी है तो आप उसको चला के ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपका नॉर्मल है 11.5 से ऊपर वाला, वो आपको मेंटेन रखना है। तो ये तो सिर्फ मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहा हूँ। उसी तरह से ये प्लाज्मा के इसमें भी आता है, जिसको हम सीरम कहेंगे। तो उस तरह से उसको रस धातु में आते हैं। फिर सीरम और या प्लाज्मा को हम रस में लेते हैं, रक्त को फिर हम ब्लड के इसमें लेते हैं। मांस को ये पूरे मांस का ही है, फिर मांस का आता है पूरा। मेद मीन्स आपको जो फैट है उसका बताया गया है। अस्थि तो आपको पता ही है 206 बोन के बारे में, उसके अंदर का पार्ट जो है मज्जा पार्ट। और शुक्र मीन्स शुक्र का अलग से एक विषय हो जाता है, क्योंकि शुक्र ये आयुर्वेद के हिसाब से पूरे शरीर में रहता है। और उसका फिर जैसे कि वो टेस्टिस सिर्फ उसका स्थान नहीं है, शुक्र का है ये विश्व रूपवत करके वर्ड आता है। अगर हम चरक चिकित्सा देखते हैं, विश्व रूप तद उच्चते करके आता है। तो उस तरह से पूरे शरीर में शुक्र का स्थान बताया गया आयुर्वेद में। तो ये अलग संकल्पना है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 7 धातु हर एक के शरीर में रहते हैं। ये आयुर्वेद इसी सिद्धांत के ऊपर चलता है और उसका ही फिर वैसे कहेंगे कि क्षय होना या फिर प्रकोप होना वो डिसाइड करके फिर ट्रीटमेंट का पार्ट चलता है। जैसे कि रसे रोष्य श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। तो ये ग्लानि शब्द असहिष्णुता मीन्स हम ज़्यादा वॉइस जो है वो सुन नहीं पाते या हम उसको ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, इसको कहते हैं शब्द असहिष्णुता। तो इस तरह उसके अलग अलग जो है, जैसे कि त्रिदोष के क्षय और प्रकोप, सप्तधातु के क्षय और प्रकोप, मल के क्षय और प्रकोप। मल में फिर आता है स्वेद आता है, मूत्र आता है और मल आता है। तो इस तरह से तो इसके नॉर्मल भी काम बताए, क्या काम रहते हैं। अवष्टम्भ पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम स्वेदस्य। तो इस तरह से इसके अलग से काम भी है हर एक के, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाते। सिर्फ मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके शरीर की धातु जो है, जो मैंने साथ बताया है, वो नॉर्मल रहनी चाहिए या नॉर्मल होने चाहिए। अगर ये नॉर्मल नहीं रहते हैं तो आपके शरीर में विकार का जो उत्पत्ति है वो होना शुरू प्रारंभ हो जाएगा।
जिससे कि थोड़ा बहुत भी गिर जाते हैं तो किसी की हड्डी टूटती है। जो जिसको मेनोपॉजल वुमेन कहते हैं, 45 के एज के बाद में इनको मेंसेस नहीं आते हैं, और या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर गिर जाते हैं तो उनका हड्डी तुरंत टूट जाती है। 70 एज के अगर कोई बूढ़े आदमी अगर गिर जाते हैं, नाली अगर नहीं दिखी, गड्ढा नहीं दिखा रास्ते में का और गिर गए, तो उनको मैक्सिमम फीमर नेक फ्रैक्चर, जो फीमर बोन जो है हमारा थाई के रीजन में, फीमर बोन का नेक का फ्रैक्चर होना, तो ये ज़्यादा पाया जाता है। या कोई भी फ्रैक्चर ये बहुत कॉमन रहता है। तो ये जैसे उसके फिर कॉम्प्लिकेशन पाए जाते हैं, या फिर हाथ पर दर्द करना, मसल पेन होना, इस तरह इसमें फिर लक्षण होते हैं। तो हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचे जाएंगे, क्योंकि कैसा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है धातुओं के ऊपर का। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप सभी लोग फिर इससे बोरिंग महसूस हो जाता है आपको। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। मेरी छोटा सा प्रयास है मेरा। आपको अगर ये प्रयास मेरा अच्छा लगा तो आप इस मेरे चैनल को मैं सिर्फ आपको एक जेन्युइन जो चीज़ें हैं मैं ये शेयर करना, मेरा यही एक उद्देश्य है कि एक आयुर्वेद का सबको पता चले, आयुर्वेद के बारे में सबको पता चले। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये हमारा ही शास्त्र, हमारे ही देश का शास्त्र, हमसे ही इसका ओरिजिन हुआ है, भारत से ओरिजिन हुआ है इस शास्त्र का, और हमें इसकी जानकारी नहीं है, या हम ही उसके नज़दीक नहीं जा पा रहे। हम कुछ कारणवश कुछ अलग अलग उसके कुछ रीजनिंग हो सकते हैं, लेकिन हम उससे दूर दूर जा रहे हैं या फिर उसके नज़दीक नहीं जा रहे। तो यही मेरा एक जेन्युइन प्रयास रहता है कि आपको आयुर्वेद की जानकारी मिले, सही जानकारी मिले। मेरे सभी वीडियोस अलग अलग डिसीज़ में वो भी आप इसको देख सकते हैं। और एक आपको अगर सही में आयुर्वेद को जानना है तो आप मुझसे बने रहिए। मेरा लास्ट तक, आखिरी तक मेरा यही काम रहेगा कि मैं आपको सही नॉलेज है वो शेयर करूँ आपसे। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।